हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। यानी हम गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे। ये देखेंगे कि गॉस लॉ से हम किस तरह से कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ, जैसे कि हमने यहाँ पर गॉस लॉ के लिए कंसीडर किया हुआ है एक स्फेरिकल सरफेस जो कि कंप्लीटली क्लोज्ड है। इसके सेंटर O पर चार्ज प्लस Q सिचुएटेड है। इस स्फीयर की रेडियस कंसीडर कर लेते हैं R है। वेक्टर R रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस प्लस Q के कारण, और इसके अराउंड हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया हुआ है ds। तो जब हम इस P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज Q नॉट को रखते हैं तो ये टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितनी इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करता है, वो इंटेंसिटी होगी E। और ये आर कैप क्या दिखा रहा है, ये डायरेक्शन, ये जो आपका रेडियस वेक्टर है इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। यानी आर कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, और ds एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं एन कैप। अब यहाँ गॉस थ्योरम अगर हम देखें तो गॉस थ्योरम हम पहले देख चुके हैं। गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम कहती है कि फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड इट। यानी किसी सरफेस से एसोसिएटेड या लिंक्ड फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is the 1/ε0 times of the charge enclosed inside it। मीन्स क्या हुआ कि किसी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स, उसके अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो ये हमारा गॉस लॉ था। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि E और ds, E है ये और ds भी सेम लाइन पर आ रहा है। तो E और ds के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है। इसलिए थीटा, E और ds के बीच का एंगल थीटा 0 हो जाएगा। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो a डॉट b इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ E डॉट ds हो जाएगा E ds कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 है, इसलिए E ds कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ EDS इक्वल टू 1/ε0 Q। E यहाँ पर कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि हम जो इंटीग्रल ले रहे हैं उसमें इंटीग्रल वेरिएबल जो है वो S है या सरफेस एरिया है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट, इसलिए इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू ds। और इस पूरे सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4πr²। तो यहां पर आ जाएगा E, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल की 4πr² इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q। और इस 4πr² को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और यही आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही होता है। अब अगर हम फोर्स, कूलम्ब्स लॉ फोर्स देता है दो चार्जेस के बीच में, तो अगर हम देखें कि इस Q और इस Q0 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी ये Q इस Q0 पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स होगा F इक्वल टू Q0 E। अब E की जो वैल्यू है उससे आप अगर Q0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको फोर्स मिल जाता है। तो फोर्स होगा 1/4πε0 Q0 अपॉन r²। और यही आपका कूलम्ब्स लॉ भी कहता है। यानी हम गॉस लॉ को लेकर चले थे और हमने कूलम्ब्स लॉ को डेराइव कर दिया।
यानी इससे ये पता चलता है कि जो गॉस लॉ है वो भी सपोर्ट करता है कूलम्ब्स लॉ को, या गॉस लॉ भी कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करता है।